थ्री फेज में न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, या फिर सिंगल फेज का वोल्टेज अगर 220 वोल्ट है तो थ्री फेज में 440 वोल्टेज कैसे होता है। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर। आज के इस पॉलीफेज सिस्टम में इसी तरह के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखो, कुछ वर्ड्स अपने मीनिंग अपने आप बताते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी कि, और फेज से आपकी पुरानी पहचान है। फेज वही लाइव वायर जिसे हम कहते हैं। तो पॉलीफेज वर्ड बना कैसे, देखिए क्या होता था कि शुरू में जब जनरेटर का आविष्कार हुआ था तो केवल उसमें डीसी जनरेटर हुआ करते थे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ करते थे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ डीसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओनली, और इन केस ऑफ एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर आपका फेज और न्यूट्रल होगा। यही फेज हमें पकड़ लेना है। अब ये फेज जो है सिंगल फेज भी होता है, थ्री फेज भी होता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है इसका मीनिंग। सिंगल फेज का मतलब जो वाइंडिंग जो है सिंगल तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेन सिस्टम जो बना होता है ना हमारे जनरेटर का, वो होता है टू फेज और थ्री फेज, जिसका जनरली मीनिंग होता है कि जनरेटर में जो वाइंडिंग यूज की गई है वो टू वाइंडिंग है। मैं यहां पर लिख देता हूं, और थ्री फेज का मतलब है थ्री वाइंडिंग। और देखिए सिंगल फेज यानी कि सिंगल वायर से मतलब है एक लाइव वायर जिसमें एक ही फेज हो। और ये जो टू फेज और थ्री फेज है ना, इसी को हम पॉलीफेज कहते हैं। पॉलीफेज यानी यदि आप पॉलीफेज की परिभाषा लिखना चाहें, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप क्या लिखेंगे, जब अल्टरनेटर में या जनरेटर में एक से अधिक वाइंडिंग का प्रयोग करके बाहर फेज आउटपुट में लिया जाता है तो उसे पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बहुकला प्रणाली। बहुकला प्रणाली यानी कि पॉलीफेज सिस्टम, जिसमें हमें समझना है सिंगल फेज और थ्री फेज। टू फेज सिस्टम को समझते हैं। टू फेज सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमने ये जो है, ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ हो गया, ये हो गया मैग्नेट, और यहाँ पर हम एक कॉइल बना रहे हैं। अब ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा और इससे ईएमएफ जनरेट होगा। ऐसा ही सिद्धांत होता है जनरेटर का। तो यहाँ पर जो है दो कॉइल है, तो ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इससे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसे हम टू फेज सिस्टम कहेंगे। तो एक्चुअली आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो फेजिंग सिस्टम है ये टोटली डिपेंड कर रहा है वाइंडिंग के ऊपर, क्योंकि जैसा कि इसकी डेफिनेशन है उसी हिसाब से इसका मीनिंग भी है। तो ये क्या था, ये हमारा देखिए दोनों वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर है, यानी कि यदि हम इसका डायग्राम देखेंगे तो ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस है आपका। तो ये आपका क्या हो गया, टू फेज सिस्टम। ये फाई जो है फेज का सिंबल होता है, तो हम ऐसे ही से लिखने वाले हैं। और इसका यदि हम वेव डायग्राम देखेंगे तो हमें कैसा मिलेगा वेव डायग्राम, मैं आपको लीडिंग और लैगिंग समझा चुका हूं। ये आपका फेज डिफरेंस भी हो गया,
इसका, तो ये टू फेज सिस्टम है। देखिए 90 डिग्री पे जब ये अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका है तब इसने चलना स्टार्ट किया है। यानी कि टू फेज सिस्टम में आपको याद रखना है कि दो वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री के इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस पर होते हैं, जिसे टू फेज सिस्टम हम कह देते हैं। और यहाँ पर न्यूट्रल कैसे मिलता होगा भाई, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक वाइंडिंग हमारी ये है, ठीक है, और एक वाइंडिंग हमारी ये हो गई, दो वाइंडिंग हो गई टू फेज सिस्टम में 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है। अब क्या करेंगे कि पहला फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया। यहाँ पर जो कॉमन किया हुआ है दोनों को, ध्यान से देखना आपको, जो दोनों वाइंडिंग को कॉमन किया हुआ है, यहाँ से जो हमारा एक कॉमन पॉइंट निकलेगा ये अपना न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किरचॉफ्स का नियम क्या बताता है, जंक्शन पॉइंट पे आने वाली और जाने वाली, तो ये इन दोनों का क्या है, पॉइंट ही तो है ना, तो ये या क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो टू फेज सिस्टम ये था। डेफिनेशन आपको ऐसे ही लिखनी है कि जब हम दो वाइंडिंग सिस्टम जनरेटर से आउटपुट में लेते हैं तो उसके द्वारा जो ईएमएफ प्राप्त होता है, ईएमएफ कैसे प्राप्त हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में दो वाइंडिंग 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर रोटेट कर रही है। कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, तो ये चीज़ आपको फटाफट से नोट कर लेना है। टू फेज सिस्टम में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको कैसे लिखेंगे तो समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये पहली वाइंडिंग है और इसके 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर दूसरी वाइंडिंग है, फेज वन फेज टू। इसके कॉमन से हमने ये न्यूट्रल निकाल लिया। यानी कि अगर हम इसको वेक्टर डायग्राम से समझे, ये तो हमारा वाइंडिंग है और इसका जो वेव डायग्राम हमने बनाया था वो वेव डायग्राम वैसा ही रहेगा टू वाइंडिंग का। ये आपका हो गया वेव डायग्राम। अगर हम इसको वेक्टर से समझें तो ये हमारा फेज वन और फेज टू, ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है। याद रखना है कि कभी भी इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा, जब भी होगा इसका फेज डायग्राम से कैलकुलेशन होगा, यानी कि वेक्टर कैलकुलेशन से ही होगा। तो ईएमएफ में क्या है हमारा, ई बराबर E1 इक्वल टू E2, यानी ईएमएफ ऑफ फर्स्ट वाइंडिंग और ईएमएफ ऑफ सेकेंड वाइंडिंग, ऐसे मान लेते हैं इसे हम। तो टोटल जो ईएमएफ होगा वो फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि दोनों में सेम फेज ही तो होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा। यहाँ पर जब E1 E2 इक्वल है तो अब इसको जब हम वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 E2 एक ही है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, टू हो जाएगा ना, सेम है, 2E का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, E इक्वल टू अंडर रूट 2E, जैसा कि मैंने आपको पीछे ईएमएफ इक्वेशन में लिख के बताया था। तो ये जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये इसका जो है रिजल्टेंट हो गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, छोटी सी वेक्टर कैलकुलेशन है। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो आपको सीधे से ये याद रखना है कि इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो क्या होगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। हाँ ये नया वर्ड है, ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। तो इनमें जो डिफरेंस होगा ना लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में, वो √2 का डिफरेंस होगा, यानी एक जो है दूसरे के √2 मल्टीपल होगा। तो फटाफट से इस इक्वेशन को नोट करेंगे और आगे चलते हैं। थ्री फेज सिस्टम, डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन वही लिखेंगे जब तीन वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकल डिग्री के फेज डिफरेंस पर रखे जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में घुमाए जाते हैं तो उससे जो आउटपुट में ईएमएफ मिलता है वो थ्री फेज सिस्टम का होता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
तो यहाँ पर आप समझिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि अल्टरनेटर का जो डायग्राम है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बीच में जो ये वाइंडिंग रखी हुई है ये 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस पर रखी हुई है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री अलग अलग होता है। अगर आपने वाइंडिंग पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं आपको वाइंडिंग वाले चैप्टर में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड में जब ये 3 सेपरेट वाइंडिंग्स जो है 120 के फेज डिफरेंस पर रोटेट करेगी तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो 3 फेज सिस्टम कहलाएगा। यहां पर आपको 2 पॉइंट नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज में तीनों में फेज अवेलेबल होता है और ये 120 के इलेक्ट्रिकल फेज डिफरेंस पर होता है। फटाफट से नोट करिए इसे, फिर आगे समझते हैं। ये जो 3 फेज कनेक्शन है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, यानी कि आपको एक पॉइंट नोट में लिखना है, ये बात नोट करके कि 3 फेज को ही जनरेट किया जाता है अल्टरनेटर के द्वारा। ये नहीं है कि सिंगल फेज अलग बना रहे हैं और 3 फेज अलग बना रहे हैं, उस 3 फेज से ही सिंगल फेज को ऑब्टेन कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट अब स्टार्ट होने वाला है वो ये समझना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ 3 फेज कनेक्शन। द फर्स्ट इज स्टार एंड अदर वन इज डेल्टा, यानी कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, यही 2 रूप है जिनमें 3 फेज सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से समझना होगा, स्टार और डेल्टा। लेकिन स्टार डेल्टा समझने से पहले एक छोटी सी कहानी और समझनी होती है हमें, जिसका मतलब क्या है, अगर वो नहीं समझा तो स्टार डेल्टा समझ में नहीं आएगा। तो स्टार डेल्टा को थोड़ी देर स्किप करते हैं और पहले मेन पॉइंट समझते हैं, लाइन और फेज। What is the difference between line and phase? लाइन और फेज में क्या अंतर है? यही वो कॉन्सेप्ट है जब क्लास में मास्टर जी पढ़ाते थे तो पता नहीं चलता था कि लाइन और फेज दोनों अलग अलग होता है क्या। हाँ भाई, बिल्कुल अलग होता है। यदि हम वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से अलग होगा, और यदि हम करंट की बात करें तो लाइन करंट फेज करंट से अलग होगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में कॉन्सेप्ट ये एडजस्ट करना पड़ेगा कि लाइन वोल्टेज और करंट और फेज वोल्टेज और फेज करंट, यही आपको याद रखना होगा। फेज लाइन करंट का जो सिंबल है VL और यहाँ पर IL, ये सिंबल भी आपको लर्न रखना है। फेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं VP से और फेज करंट को रिप्रेजेंट करते हैं IP से। तो ये आपको सिंबल भी लर्न करना होगा। अब बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले सिंबल आपको याद रखना है, लाइन वोल्टेज VL, फेज वोल्टेज VP, लाइन करंट IL और फेज करंट IP, ये आपको याद रखना है। तो स्टार डेल्टा समझेंगे उससे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ। मैं इसीलिए तो कह रहा था कि 3 फेज सिस्टम को छोटा सा चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तो पूरा चैप्टर हाथ से जाएगा और आगे के टॉपिक में दुखी करेगा। यानी कि आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं मैं, L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल। ये क्या बना दिया सर, L1, L2, L3 और ये आपका न्यूट्रल। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास है 3 फेज में। अब समझना ये है कि लाइन कौन सा है और फेज कौन सा है। अभी समझ लेते हैं यार। अगर मैं बात करता हूँ, डिफरेंट मार्कर से समझते हैं, अगर मैं बात करता हूँ लाइन उठाया और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल, यानी कि L1 से N का, L2 से N का और L3 से N का, ये वोल्टेज की यदि मैं बात करता हूं, यानी यहां पर मैं क्या नाप रहा हूं, सिंगल फेज ही तो नाप रहा हूं ना। यहां पर मैं क्या नाप रहा हूं, सिंगल फेज ही तो नाप रहा हूं ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है फेज का वोल्टेज।
फेज का वोल्टेज, यानी कि किसी भी एक फेज का नापा गया वोल्टेज या करंट फेज वोल्टेज फेज करंट कहलाता है। दोबारा सुनिए मेरी बात को, किसी भी एक फेज का वोल्टेज कैसे नापोगे आप? फेज और न्यूट्रल के बीच में, सीधी सी बात है यार, फेज और न्यूट्रल के बीच में नापोगे आप, तो किसी भी एक फेज का नापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है, या ऐसे कह लीजिए किसी भी एक फेज का नापा गया करंट फेज करंट कहलाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। voltage measured between phase and neutral, तो वो क्या है आपका फेज वोल्टेज। उसी तरह यदि मैं फेज करंट की बात करूंगा, मैं दोनों डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, खुद लिख लियो यार, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। फेज वोल्टेज, द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन फेज एंड न्यूट्रल, कोई भी एक फेज पकड़िए और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस नापिए, वो आपका फेज वोल्टेज। इसी तरह करंट फेज करंट होगा। लाइन वोल्टेज, ये क्या कहानी है भाई? आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन के पास एक ऐसा लैंप होता है जिसमें दो लैंप सीरीज में लगे हुए रहते हैं और दोनों ही लैंप 100 वोल्टेज के होते हैं। कभी आपने ध्यान किया हो, कुछ ऐसा दिखता है वो L1 L2, और ये दो टर्मिनल्स होते हैं उसके पास, और इन्हीं दोनों टर्मिनल्स को वो क्या करता है, L1 L2 L2 L3, वो क्या करता है, किसी भी दो फेज के बीच में मेजर करता है, किसी भी दो फेज के बीच में L1 L2 लगाता है, तो पता चलता है कि फेज में वोल्टेज है या नहीं है। तो उससे क्या पता चलता है कि इसमें और इसमें वोल्टेज सही आ रही है या नहीं आ रही है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि सभी जो है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, फेज टू फेज नाप रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेज टू फेज नाप रहे हैं। यही तो है ना इसकी डेफिनेशन। किसी भी दो फेज के बीच में नापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। यार पता है आपको कि ये L क्यों लिखा जाता है? L का मतलब ही लाइन होता है। तो ये आप याद रखेंगे कि इन्हीं दो फेजों के बीच में नापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। फेज टू फेज कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, फेज टू फेज। और आपको अब ये बात याद आ रही होगी कि यदि दोनों में वोल्टेज उपलब्ध होगा दोनों बत्ती पूरी तरह जलेगी, यदि नहीं होगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण बत्ती डिम जलेगी। ये था कॉन्सेप्ट। यानी लाइन वोल्टेज की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, फेज टू फेज। फेज टू फेज जो वोल्टेज नापते हैं या फेज टू फेज जो करंट नापते हैं उसे लाइन करंट कहते हैं। वोल्टेज नाप रहे हैं तो लाइन वोल्टेज, करंट नाप रहे हैं तो लाइन करंट। यार बहुत मुश्किल था क्या है? नहीं, ये बहुत आसान था। फटाफट से इसे नोट करेंगे और फिर आप समझते हैं स्टार और डेल्टा क्या चीज है। अरे वाह, ये क्या बना दिया, ये उस दिशा में जा रहा है, ये अपनी अलग मगन हो रहा है। ये मैं चित्रकारी नहीं दिखा रहा हूं, एक तरफ स्टार बनाया है एक तरफ डेल्टा बनाया है। और अभी मैं आपको डिफरेंस नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में, केवल आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन से ही आपको कुछ कुछ डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए ये डायग्राम समझेंगे। भाई देखो यहाँ पर बहुत छोटा सा एक मीनिंग है, 1 2 3 देयर आर 3 वाइंडिंग। 3 फेज की बात हो रही है तो 3 वाइंडिंग तो होगा ही। देख रहे हैं आप कि तीनों वाइंडिंग का एक सिरा मतलब एक साथ मिला हुआ है और बाकी सभी सेपरेट है। तो यहाँ पर क्या संकेत मिल रहा है, L1 L2 L3 L1 L2 L3। ये बीच वाला जो नोड है यहाँ पर सभी कॉमन है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। स्टार जैसा दिख रहा था, नाम इसका स्टार रख दिया। क्या मुश्किल था भाई? कुछ नहीं था। फेज और लाइन का कंसेप्ट है वो समझेंगे अभी थोड़ी देर में। डेल्टा के साथ देख लेते हैं क्या होता है, L1 L2 एंड L3 L1 L2 एंड L3।
कई बार आपको स्टार और डेल्टा के डायग्राम अजीब तरीके से भी मिलते हैं बने हुए, मतलब जरूरी नहीं है कि स्टार को स्टार दिखाया और डेल्टा को डेल्टा दिखाया, कनेक्शन दिखा दिया जाता है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पहला जो अंतर पता लगता है वो यही है कि चल भाई यहाँ पे इज्जत से न्यूट्रल प्रेजेंट है और यहाँ पर न्यूट्रल हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका स्टार कनेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा, स्टार कनेक्शन में IP बराबर IL होता है, यानी कि लाइन करंट और फेज करंट बिल्कुल इक्वल रहते हैं स्टार कनेक्शन में। डिफरेंस कहाँ आता है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का, यानी कि VL इक्वल टू √3 VP, यानी कि लाइन वोल्टेज जो है वो √3 फेज वोल्टेज के डिफरेंस पे रहता है, ये आपको याद रखना है। दोबारा सुनिए, इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन देयर इज फेज करंट एंड लाइन करंट विल बी इक्वल, यानी कि स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट इक्वल रहते हैं, लेकिन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में √3 का डिफरेंस आ जाता है। ये तो था इसका पहला पॉइंट, स्टार कनेक्शन स्टार जैसा दिखता है, इसमें न्यूट्रल भी अवेलेबल होता है। ये मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन में आप डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसकी तीनों वाइंडिंग का पहला सिरा या कोई भी एक सिरा एक जगह पर मिला हो, स्टार जैसा दिखता हो, स्टार कनेक्शन कहलाता है। कुछ ज़्यादा मुश्किल है क्या यार। यहाँ पर डेल्टा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो ये क्या है, सभी के जो सिरे हैं वो मिले हुए हैं, लेकिन इसके जैसे नहीं है, डिफरेंट है, यानी ये सीरीज में आप कह सकते हैं और ये कह सकते हैं पैरेलल में। ध्यान से देखिए आप इसको, तो यहाँ पर क्या होगा कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होंगे, यानी इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन देयर इज अ फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज विल बी इक्वल। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होते हैं, जबकि यहाँ पर जो हमारा लाइन करंट होता है वो √3 के फेज करंट के डिफरेंस पर होता है। ये आपको याद रख लेना है। डेल्टा कनेक्शन की खास बात क्या है, यहाँ न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल हमें बनाना पड़ता है। तो यही है यार स्टार डेल्टा कनेक्शन, कोई ज़्यादा मुश्किल है क्या। अच्छा, अब इसे याद कैसे रखना है सर, एग्जाम में याद नहीं रहता कि ये क्या कलेश है, ये रिलेशन कैसे याद रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, स्टार कनेक्शन को हिंदी में बोलते हैं तारा संयोजन और डेल्टा कनेक्शन को तो डेल्टा ही बोलते हैं। खैर मैं लिख देता हूं, स्टार कनेक्शन को हिंदी में बोलते हैं तारा संयोजन, डेल्टा को डेल्टा जैसे ही लिखते हैं। ओके, यहां पर अब आपको याद क्या रखना है, तारा और धारा इक्वल वर्ड जैसे दिखते हैं ना, तारा और धारा, यानी कि इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन लाइन करंट फेज करंट विल बी इक्वल, तारा बराबर धारा। क्या याद रखना है आपको, तारा बराबर धारा इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। कोई मुश्किल तो नहीं था यार, करंट सेम है तो वोल्टेज में डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा, √3 का डिफरेंस होगा, ये आपको क्लियर है। यहां पर देखते हैं क्या तरीका याद रखना हमें, डेल्टा बराबर वोल्टा, डेल्टा बराबर वोल्टा, यानी डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज तो इक्वल है लेकिन करंट में डिफरेंस है। ये दोनों एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना। अब क्या मुश्किल रह गई यार, एक पॉइंट ये कंफर्म हो गया तो बाकी सारी चीजें तो याद रह ही जाएगी ना। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार डेल्टा और पॉलीफेज सिस्टम का, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए इसे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टार डेल्टा के डिफरेंस को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन समझेंगे पॉलीफेज सिस्टम से, और इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह की बेहतरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन। जहां भी प्रॉब्लम आए सपोर्ट ले सकते हैं आप, तो दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। इसी तरह से बेहतर तैयारी करते रहें और देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।